हेलो क्लास, नमस्ते, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाइब्रेंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म वाइब्रेंट ई लर्निंग पर। चलिए, आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर कोई क्वेश्चन जिसमें जो आपको आया ही नहीं है, तो उसका सोल्यूशन दोबारा देखें, ठीक है। और मेरा मानना है कि हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दोबारा देखना, क्योंकि अपन यहाँ सोल्यूशन ही नहीं करते, कैलकुलेशन वगैरह टाइमिंग वगैरह पर भी ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो ध्यान से देखना, ठीक है ना। कैसे एग्जाम में अपन टाइम बचा सकते हैं वो भी तरीका अपन इसमें क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। सलीम ने साधारण ब्याज पर किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से 7200 रुपये उधार लिए। 3 वर्ष की अवधि के बाद राशि 9576 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी वो आपको बतानी है, ठीक है ना। ध्यान से देखना। कितने रुपए लिए इसने? 7200 रुपये लिए, ठीक है। और जमा कितने किए 3 साल के बाद? 9576 रुपये जमा किए, ठीक है। तो 3 साल में इंटरेस्ट कितना दिया उसने, ये निकाल लीजिए पहले यहां से, ठीक है ना। 3 साल में सलीम ने इंटरेस्ट कितना दिया वो निकाल लीजिए। इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये अपना क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, इसमें अमाउंट हो गया, ठीक है ना। तो जब भी अपन ऐसा ही निकालते हैं तो ऐसा इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल सॉरी अमाउंट माइनस क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो अपने पास क्या आ जाता है, ऐसा ही आ जाता है, ठीक है। तो वो कितना होगा देखिए, 9576 में से 7200 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 76 यहां से, और कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 23,076 हो गया, ठीक है। सॉरी 2376 आ जाएगा। इसका मतलब ऐसा ही 3 साल में ऐसा ही कितना मिल रहा है अपने को, 2376 रुपये ऐसा ही मिल रहा है, ठीक है ना। ये कितने साल में मिल रहा है, 3 साल में मिल रहा है। रेट निकाल रहे हैं अपन डायरेक्ट, यहाँ से रेट डायरेक्ट निकालेंगे तो 3 साल में मिल रहा है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इतने रुपये हो जाएगा। कितने रुपए पर मिल रहा है ये, 7200 रुपये पर मिल रहा है। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, डायरेक्ट अपनी रेट आ जाएगी। तो पहले अपन ने क्या किया, 3 साल का ऐसा ही निकाला, उसको 3 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब टाइम जितना है उसको उससे डिवाइड कर दिया, इसका मतलब 1 साल का सीआई आ गया अपने पास, ऐसा ही आ गया। और 1 साल के एसआई को 7200 से प्रिंसिपल से डिवाइड करेंगे तो इस कंडीशन में क्या आ गया, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको ये रेट आ जाएगी यहाँ से। तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 9 बार चला जाएगा, सॉरी 3 7 बार चला जाएगा, 2 3 9 बार चला जाएगा, 3 इंटू 2 बार चला जाएगा। 7200 को करेंगे एक बार और एक बार, इसका मतलब कितने परसेंट रेट आ जाएगी, 11% रेट हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, ए और बी अकेले एक काम को क्रम से 4 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों ए से शुरू करके एकांतर दिनों में काम करते तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, ए और बी, ए 4 दिनों में कर रहा है, बी 8 दिनों में कर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। टोटल अपन ने वर्क मान लिया, यहाँ से 4 और 8 के एलसीएम के इक्वल टू 8 यूनिट टोटल वर्क मान लिया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट आ जाएगी। और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया यहाँ से। आप पूछे कि दोनों एक से शुरू करके एकांतर दिनों में काम करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ए पहले दिन काम करता है फिर दूसरा बी करता है, ठीक है ना। ऐसी सर्किट आगे चलती रहती है, अगेन ए करता है फिर बी करता है, ठीक है ना। ये इस तरह से साइकिल क्या करेगी, रिपीट होती रहेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया, पहले दिन ए ने किया फिर दूसरे दिन बी ने किया, 2 दिन काम हो गया। एक साइकिल रिपीट करने के लिए 2 दिन काम करना पड़ेगा, और 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, पहले दिन ए काम करेगा तो 2 यूनिट काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा तो 1 यूनिट काम करेगा। कितने यूनिट काम हो जाएगा, 3। 2 दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। कितना काम हो गया, 2 दिनों में ए और बी इस तरह से यदि काम करते हैं तो 3 यूनिट काम कर देते हैं। हमें करवाना कितना काम है, 8 यूनिट काम करवाना है, तो इसका मतलब इसके अप्रोक्स लेके जाओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6 यूनिट काम हो गया। तो ये कितने दिनों में कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4। इसका मतलब 4 दिनों में 6 यूनिट काम हो गया, ठीक है। इसका मतलब इस तरह से करते हैं तो 4 दिनों में ये कितना काम कर देते हैं, 6 यूनिट काम कर देते हैं। आगे फिर सर्किल जब से साइकिल रिपीट होगी तो आगे पहले दिन कौन करेगा, ए करेगा, और ए की एफिशिएंसी है कितनी, 2 है। ये एक दिन में काम कितना कर देगा, 2 यूनिट काम कर देगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा, एक दिन अगला ऐड कर देंगे, यहाँ तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 8 यूनिट काम हो जाएगा। और यहाँ दिन कितने लग जाएंगे, 5 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो टोटल काम हो गया 8 यूनिट, और इसका मतलब 8 यूनिट काम करने में उसको दिन कितने लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 प्रिंटर प्रत्येक 12,000 रुपए में एक को 20% के लाभ पर दूसरे को 20% की हानि पर बेच देता है, बेचा गया, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि परसेंट निकालना है, क्या होगा, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन अपन देख चुके हैं कि जब भी एसपी सेम हो, जब भी किसी वस्तु का एसपी सेम दे रखा हो, उस वस्तु का एक को x% के प्रॉफिट पे दूसरे को x% के लॉस पे यदि सेल किया जाता है तो ऑल ओवर जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है, तो ऑल ओवर क्या होता है, लॉस परसेंट होता है, ठीक है ना। ऑल ओवर क्या होगा, एसपी सेम हो, पहले को x% के प्रॉफिट पे दूसरी को x% के लॉस पे यदि सेल करे तो ऑल ओवर क्या होता है अपने पास,
हमें लॉस फाइंड होता है, लॉस होता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट वाले ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, और कितना लॉस होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का लॉस होने का मतलब कितना हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 100% का होगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 बटे 100%, और 400 बटे 100% को क्या लिख सकते हैं 4% लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 17, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 117। तो हमें फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये जो आपको टर्म दे रही है इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इनका यदि होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या निकलेगा अपने पास, डायरेक्ट माइंड में रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, और ये बाहर से क्या कॉमन आ गया 2। इसको यदि ओपन करोगे तो ये वाली टर्म बनेगी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब यहां से अपने पास क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इस पूरे टर्म की वैल्यू आपको क्या कर रखी है, दे रखी है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 117 दे रखी है, माइनस इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ध्यान से देखना, यहां से यदि माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर यहां प्लस बचेगी टर्म, ठीक है ना। ये ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बचेगा, इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू यहां से निकालेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू यहां से निकालने का फॉर्मूला पता है हमें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी, ब्रैकेट क्लोज है, और ये दो बाहर से कॉमन लिया गया। फॉर्मूला पता है, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 117 दे रखी है, इजिकल टू यहां से कितना है सॉरी प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू आपको क्या करनी है, यहां से फाइंड करनी है। ये इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा 172 इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इजिकल टू कितना हो गया, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 86 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 86 आ गई, यहां 86 पुट कर दिया है, ठीक है। और बार किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इंटू कितना चला जाएगा अपने पास 117 माइनस 86 कितना हो जाएगा 14 और 17, 14 और 17 कितना हो जाएगा 14 और 17 बचेगा ना, ठीक है। 14 और 17 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, और 31 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 289 हो गया 117 2 1 1 172 2 8, ठीक है 86, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पर क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, क्या होगा, ठीक है ना। हमें दे क्या देखा है, वक्र लंबवर्तीय बेलन का वक्र पर क्षेत्रफल दे रखा है, इसको ना सी एस ए दे रखा है, और जब भी सिलेंडर का सी एस ए निकालना तो सी एस ए क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है ना, वक्र पर क्षेत्रफल ये हो गया। यहां से आपको सी एस ए दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो पाई की वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है निकालनी है अपने को, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे रखी है, इजिकल टू कितना है 88 सेमी स्क्वायर, इसका एरिया आपको दे रखा है। तो 7 से ये 2 बार चला जाएगा, 22 चौके 88 से 1 बार चला जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो रेडियस अपने पास कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें इसका डायोमीटर फाइंड करना, और डायोमीटर कितना हो जाएगा 1 का डबल कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि आपको रेडियस पूछता तो ऑप्शन ए होता, अदरवाइज ऑप्शन क्या करेक्ट आंसर क्या इसमें, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का महत्व समापत्ति मिस एचसीएफ आपको 6 दे रखा है, तो निम्न में से कौन सा उसका लघुत्तम समापत्ति कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जब भी किसी नंबर का अपन एलसीएम फाइंड करते हैं तो उसके अंदर उसका एचसीएफ इंक्लूड रहता है, ठीक है ना। ध्यान देना कि जब भी किसी नंबर का एचसीएफ अपन फाइंड करते हैं तो हमेशा एचसीएफ है
तो एलसीएम है वो उसके एचसीएफ से हमेशा डिविजिबल होता है, ठीक है ना। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से क्या होगा, डिविजिबल होगा, उसका एक फैक्टर होगा एचसीएफ, ठीक है ना। एलसीएम का एक फैक्टर क्या होगा, एचसीएफ होगा। इसका मतलब इसके एक फैक्टर में उसका एचसीएफ क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो आपको ऑप्शंस में से देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऐसा 6 एचसीएफ आपको क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो 6 से डिविजिबल पूरा पूरा नहीं है, क्योंकि वो नंबर नहीं होगा जो उसके एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड न कर दे, ठीक है ना। एचसीएफ 6 ऐसा नंबर आपको सेलेक्ट करना है इनमें से कि जो 6 से पूरा पूरा डिविजिबल न हो, ठीक है ना। क्योंकि यदि वो एलसीएम होगा तो वो उसके एचसीएफ से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो 24 है वो 6 से डिविजिबल है, 24 है वो 6 से डिविजिबल है, 60 भी 6 से डिविजिबल है, 48 भी 6 से डिविजिबल है, और 56 नहीं है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, 4x + 3 7x + 2 9x + 2 इफ x = 4 फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। जो भी आपको 4 नंबर्स दे रखे हैं उसका क्या करना है, आपको फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहले यहां से x = 4 वैल्यू पुट करके इनकी वैल्यू निकालिए क्या होगी। 3 जो नंबर आपको दे रखे हैं उसकी वैल्यू निकालिए, क्या क्या आएगी। पहला रेशियो क्या आएगा, 4, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 के 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। पहला नंबर अपने पास 19 फाइंड कर लिया। दूसरा नंबर है 7 × 4 28, 28 + 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तीसरा नंबर आपको पास कितना फाइंड हो जाएगा, 9 × 4 36, 36 + 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ये 3 नंबर फाइंड कर लिया, और चौथा नंबर अपन ने मान लिया x है, ठीक है। जब भी ये नंबर फोर्थ प्रोपोर्शन में होंगे, कैसे होंगे कि 90 का 19 का रेशियो जो 30 के साथ होगा वो सेम प्रोपोर्शन में होगा 38 का किसके साथ, x के साथ होगा। इस तरह की टर्म्स को सोल्व कैसे करते हैं, अंदर वालों का प्रोडक्ट करते हैं, 30 × 38 = इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं x × 30, x × 19, ठीक है। तो 19 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो क्या होगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि 1 + cot² θ = 625/49 हो और थीटा = न्यून कोण हो, तो sin θ + cos θ की पावर 1/2 का मान क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, आपको दे रखा है 1 + cot² θ = 625/49, ये दे रखा है 625/49 दे रखा है। क्या करेंगे, पहले कोट 1 लिखिए इधर, तो ये 1 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1 कर दिया। तो यहां से cot² θ = कितना हो जाएगा, 625 में से 49 माइनस करेंगे 576 हो जाएगा, ठीक है। 576/49 हो जाएगा। यहां से cot θ = कितना हो जाएगा, अंडर रूट कर देंगे, 576 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 7 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, सॉरी 49 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब cot θ की जो वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 24/7 आ गई, ठीक है ना। यहां से ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये वाला यदि थीटा लेके चले तो cot θ होता क्या है, cot θ होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, 24 है, परपेंडिकुलर कितना है, 7 है। इसका मतलब हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, ये 25 आ गई अपने पास, ठीक है। ट्रेंगल बन गया, ट्रेंगल की तीनों साइड्स अपन ने निकाल ली। अब यहां से अपने पास sin θ और cos θ की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना। यहां से sin θ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए, तो यहां से sin θ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin θ = क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 7, और बेस हाइपोटेनस कितना है, 25, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो ये sin θ की वैल्यू यहां से निकाल ली अपन ने, ठीक है। फिर cos θ, cos θ की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, 24, और हाइपोटेनस कितना है, 25। तो यहां से cos θ की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 24/25 हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कितना हो गया, sin θ 7/25 प्लस cos θ कितना है, 24/25, और इसका अंडर रूट आपको फाइंड करना है, ठीक है। 24 और 7 कितना हो जाएगा, 31/25 का अंडर रूट, यहाँ से कितना हो जाएगा, अंडर रूट 31/5 हो जाएगा, ठीक। और अंडर रूट 31/5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक घन का आयतन परिचय क्षेत्रफल के समान है, ठीक है। ये घन का आयतन है वो उसके परिचय क्षेत्रफल के समान है, तो भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो घन का क्षेत्रफल कितना होता है, यदि साइड ए कंसीडर करके चले, यदि साइड ए मान के चले, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा,
और उसका सरफेस एरिया वो कितना हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। 6 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ए क्यूब से पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, बचा क्या, ए इजिकल टू कितना हो जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक, इसका मतलब उसकी जो साइड है वो कितनी हो जाएगी, भुजा की लंबाई 6 यूनिट या 6 सेंटीमीटर, जो भी आपको यूनिट दे रखी है वो हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वर्त का व्यास 35 सेंटीमीटर, यदि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 385 सेंटीमीटर है तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको दे क्या रखा है वो देखिए, डायमीटर दे रखा है डी 35 सेंटीमीटर, यहां से रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 35/2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एरिया दे रखा है 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या दे रखा है इसको, आपको एरिया दे रखा है इसका। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है कि त्रिज्यखंड में चाप की लंबाई निकालनी है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, एरिया रेडियस और चाप की लंबाई के बीच में रिलेशन क्या होता है, एरिया इजिकल टू क्या होगा 1/2 एल चाप की लंबाई इंटू रेडियस आर। ठीक है, ये रिलेशन रहता है। ठीक है ना, एरिया इक्वल टू 1/2 एल चाप की लंबाई इंटू आर। ये कैसे ड्रॉ करते हैं अपन, ये सेंटर हो गया, यदि चाप की लंबाई अपन एल मान के चले, रेडियस आर कंसिडर करके चले, तो इस कंडीशन में इसका जो एरिया है, ये वाला जो पार्ट है, इसका जो एरिया है वो कितना, कैसे फाइंड करेंगे, इस वाला एरिया क्या होगा, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 एल इंटू आर हो जाएगा। ठीक है ना, ये चाप त्रिज्यखंड का एरिया निकालने का तरीका है डायरेक्ट। ठीक है, यहां से एरिया आपको दे रखा है 385 इजिकल टू 1/2, चाप की लंबाई आपको फाइंड करनी है, रेडियस कितनी दे रखी है 35/2 आ जाएगी। ठीक है, तो 35 ही कितनी बार चला जाएगा, 11 बार चला जाएगा, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, चाप की लंबाई 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता है, जब वह 800 मीटर आगे था, पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 12 किलोमीटर और 9 किलोमीटर की गति से दौड़ते हैं। 10 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। हमें पता है कि जैसे चोर और पुलिस भागते हैं तो उनकी डायरेक्शन क्या रहती है, सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं। ठीक है ना, और जब भी दो पर्सन या दो ट्रेनें एक साथ डायरेक्शन में चलती है तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाती है, एक दूसरे से माइनस हो जाती है। इसका मतलब चोर और पुलिस को रिलेटिव स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 12 - 9 किलोमीटर पर आवर, ये दोनों की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, दोनों कितनी देर तक दें, 10 मिनट के बाद, दोनों 10 मिनट तक दौड़ते हैं तो 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, इतनी डिस्टेंस कवर करेंगे वो। ठीक है ना, पहले इनके बीच की डिस्टेंस 800 थी और 10 मिनट के बाद इनके बीच ये इतनी डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है ना, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेंगे, 3 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 10 है, और इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 6 से 3 बार चला जाएगा, 3 से ये 3 बार, इसका मतलब कितना हो जाएगा 500 मीटर आ जाएगी। 500 मीटर की डिस्टेंस वो कवर कर चुके हैं अभी। ठीक है ना, जैसे ऐसे चल रहे थे, यहां इनके बीच की डिस्टेंस अभी कितनी थी, 800 मीटर थी। 10 मिनट के बाद 10 मिनट तक यदि दौड़ते हैं तो वो 500 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेते, तो दोनों साथ मिल गए। अब इसका मतलब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, 800 पहले थी, उसमें से 500 उन्होंने कवर कर ली, तो बचा कितना 300 मीटर की डिस्टेंस अभी भी उनके बीच में क्या है, बची हुई है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, गणित, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान में क्रमशः किन छात्रों को सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। पहले देख लीजिए गणित में कितने अंक मिले हैं, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, सॉरी कैंडिडेट्स के नेम है और ये इनके सब्जेक्ट्स है। ठीक है ना, तो मैथ्स में देखिए, मैथ्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन फाइंड कर रहा है, मैथ्स में अंकित फाइंड कर रहा है। तो मैथ्स में अंकित कर रहा है तो इसका मतलब ये दोनों वाले ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, मैथ्स में नेहा नहीं फाइंड कर रही, मैथ्स में कौन फाइंड कर रहा है, अंकित मैक्सिमम नंबर फाइंड कर रहा है। दूसरे है फिजिक्स में, फिजिक्स में सबसे ज्यादा कौन फाइंड कर रहा है, फिजिक्स में नेहा सबसे ज्यादा फाइंड कर रही है, और नेहा कौन सी है, ये वाला। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है ना, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x - 1 x² + 6 kx - 7 का एक गुणनखंड हो तो k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमें पता है कि जब भी कोई एक आपको पॉलिनोमियल दे रखा हो और वो किसी एक नंबर से डिविजिबल है या किसी एक टर्म से डिविजिबल हो, और डिविजिबल होने का मतलब क्या हो गया कि जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है वो उसको पूरा पूरा सेटिस्फाई करवाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब कोई रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए, कोई भी नंबर किसी से पूरा पूरा डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यदि उसकी x की जो वैल्यू निकाल के यहां से इसके अंदर पुट करेंगे तो ये पूरा पूरा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इसको। ठीक है, तो यहां से देखिए x - 1 से यदि डिविजिबल होता है, x इक्वल टू अपन ने क्या कर लिया, 0 पुट कर लिया, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 1 आ गई।
इसका मतलब x की वैल्यू यदि 1 इस पॉलिनोमियल के अंदर यदि अपन पुट करेंगे तो ये इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यदि ये इसका गुणनखंड है, ठीक है ना। और हमें ये बोल दिया कि इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब इसके अंदर यदि x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें क्या करेगा, इक्वल टू 0 देगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 6kx माइनस 7 इजिकल टू क्या देगा, ये 0 देगा जब f इक्वल टू अपन क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, ठीक है ना। यदि fx कोई पॉलिनोमियल हो, इसमें f इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो रिमाइंडर कितना देना चाहिए, 0 देना चाहिए, ठीक है ना। अब x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 6k इंटू 1 माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 1 माइनस 6k माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से 6k इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 6k, सॉरी, माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, डायरेक्ट 1 आ जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अर्धवार्षिक रूप से दे 10% प्रतिवर्ष की नाममात्र दर के अनुरूप प्रभावी वार्षिक दर कितनी होगी वो बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पिछले पेपर में भी आया हुआ है, संडे वाले में, ठीक है। देखिए रेट यदि 10% है तो हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेट कितनी हो जाएगी, अब 5% हो जाएगी। 5% की 2 रेट बनेगी और 5 का 2 सक्सेसिव निकालना, आपको कितना हो जाएगा, 5 + 5 10.25% हो जाएगी, ठीक है। रेट कितनी हो जाएगी, 10.25%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा गलत युग्म अभाज्य, कौन सी संख्या युग्म अभाज्य है, ठीक है ना। कौन सा एक प्राइम नंबर का एक पेयर है, ठीक है ना, वो आपको बताना है। देखिए ध्यान से ऑप्शन से देखना पड़ेगा। 27 में क्या छुपा हुआ है, 9 × 3 है, इसका मतलब फैक्टर हो रहा है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। 97 और 77 देख लीजिए, 77 में 11 × 7 होता है, इसके भी फैक्टर हो रहे नहीं है। 57 और 67 में देखिए कितना लिख सकते हैं, 19 दूने 38 और 19 30 57, 19 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता, बचा कौन सा, ये वाला ऑप्शन। 37 और 67 में ऐसे नंबर है दोनों जो क्या है, प्राइम नंबर्स है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वर्कशॉप में सरल और कनिक एकांतर दिनों में काम करते हैं। पहले दिन सरल, दूसरे दिन कनिक, तीसरे दिन फिर सरल, उसी क्रम में जारी रहता है। सरल अकेले काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि कनिका अकेले उसी काम को पूरा करने में 18 दिन लेती है। यदि वे एकांतर आधार पर काम करते हैं तो वे उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, ठीक है ना, वो आपको बताना है। ध्यान से देखिए, पीछे जो क्वेश्चन किया उसमें ए और बी दे रखा था, इसमें आपको नाम दे दिया, बस लैंग्वेज इसी वजह से बड़ी हुई है, बाकी क्वेश्चन पीछे वाला सेम है ये, ठीक है ना। देखिए सरल को एस से डिनोट कर रहे हैं और कनिका को के से डिनोट कर रहे हैं। सरल 15 दिनों में पूरा कर रहा है और कनिका 18 दिनों में पूरा कर रही है। टोटल वर्क अपन ने मान लिया दोनों का एलसीएम 90 यूनिट, ठीक है। तो ये 6 एफिशिएंसी आ गई, इसकी 5 आ जाएगी, ठीक है। तो डिवाइड किया तो अपन ने। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, पहले दिन कौन काम कर रहा है, पहले दिन सरल काम करता है, पहले दिन सरल काम कर रहा है, ठीक है। दूसरे दिन कनिका काम करती है, इसका मतलब काम, ये एक साइकिल बन गई, सरल और कनिका के मिला के एक साइकिल बन गई, 2 दिनों तक काम करेंगे। इसका मतलब 2 दिन यदि काम करती हैं दोनों, तो काम कितना हो जाता है, 6 और 5 11 यूनिट काम हो जाता है। ये 2 दिन तक काम करते हैं तो टोटल काम कितना हो जाता है, 11 यूनिट काम हो गया। हमें काम कितना करवाना, कितना है, 90 यूनिट करवाना, तो इसको पास में ले जाओ, 11 × 8 88 यूनिट, 88 यूनिट अपन ने काम करवा दिया, तो यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 2 16, इसलिए 16 दिनों में 88 यूनिट काम कर देंगे। काम करवाना कितना है, 90 यूनिट का काम करवाना है अपने को, अपना टारगेट क्या है, 90 यूनिट काम करवाना। बचा कितना, 2 यूनिट। इस 2 यूनिट को ये कितने दिनों में करता है, ये 2 यूनिट काम कौन करेगा, क्योंकि एक साइकिल रिपीट होने के बाद देखिए, रिपीट होगी तो पहले कौन करेगा काम, सरल काम करेगा। यदि साइकिल दोबारा से रिपीट होगी तो पहले दिन काम कौन करेगा, सरल काम करेगा। ये साइकिल 88 यूनिट तक पूरी होगी, फिर अगेन क्या होगी, एक नई साइकिल स्टार्ट होगी, और नई साइकिल जब भी स्टार्ट होगी किससे स्टार्ट होगी, सरल से स्टार्ट होगी। इसका मतलब ये 2 यूनिट जो काम है वो कौन करेगा, सरल करेगा। इस 2 यूनिट काम को सरल कितने दिनों में कर देगा, 2 यूनिट काम को। एफिशिएंसी कितनी है सरल की, 6 यूनिट एफिशिएंसी है, 6 एफिशिएंसी है, तो इसके बाद कितने दिन लग जाएंगे, 1/3 दिन लग जाएंगे। इसका मतलब टोटल काम कितने दिनों में हो जाएगा, 16 दिन। तो ये और बचा हुआ 2 यूनिट काम हो वो 1/3 दिन में सरल कर देगा। टोटल कितने दिन लग जाएंगे, 16 से ये 1/3 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2024 में शहर की जनसंख्या 8 लाख है, 80 लाख, 80 लाख थी, ठीक है। यदि 2015 में 8% की वृद्धि होती है, 2016 में 35% की कमी होती है और 2017 में 65% की वृद्धि होती है, तो वर्ष 2017 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। जैसे देखिए, देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अपन क्या करेंगे, बिना किसी कैलकुलेशन के इसको
तुरंत करके दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। ध्यान से देखना, तभी बोलता हूँ हर एक क्वेश्चन की ध्यान से देखना, कैलकुलेशन वगैरह जो भी हो। देखिए हमें दे रखा है कि शुरू में इनिशियल जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 80 लाख थी, ठीक है ना। 80 लाख पॉपुलेशन थी इनिशियल। क्या क्या है, 2015 में 8% की वृद्धि होगी, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 108% हो जाएगा, ठीक है। या फिर डिवाइड बाय 100 लिख लीजिए, 108/100 हो जाएगी। फिर क्या किया, 2016 में 35% की कमी होगी, इसका मतलब 65% हो जाएगी, 100 से 65 हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या किया, 2017 में 65% की वृद्धि होगी, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा, 165/100 हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये अपने पास आ गई, अब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। 2 जीरो से चलो ये कैंसिल कर रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे इसी एक नंबर को देखिए, इसको अलग कर रहे हैं अपन, 13×5 कर रहे हैं, 13×5, 5 ये इससे 8 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, 8 5 40, 0 आएगा लास्ट में। इसका मतलब जो भी टर्म होगी उसमें एक यानी बहुत ज्यादा जीरो तो नहीं आ सकते, लेकिन 1 या 2 जीरो जरूर आएंगे उसके अंदर। इसमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसमें आ रहा है 8, इतने सारे तो जीरो नहीं आ सकते, क्योंकि ये 13 छुपा हुआ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ऑप्शन कौन सा बचा, एकमात्र ऑप्शन बचा ये वाला, ठीक है। ऐसे नहीं देखना चाहो तो इसमें क्या छुपा, देखो 108 में क्या छुपा हुआ है, 9 छुपा हुआ है, 8 + 1 9, 9, इसका मतलब 9 का डिविजिबल रूल भी लगा सकते हैं। 9 का डिविजिबल रूल देखिए, 6 9, 6 और 4 10 और 8 18, ये वाला जा रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा के देखेंगे तो भी क्या आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है। फिर इसमें क्या छुपा हुआ है, ध्यान से देखिए, 15×11, आप क्या कर रहे हो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर दीजिए, उसी से भी क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। तो जो भी आप करना चाहो वो अप्लाई कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। पूरी कैलकुलेशन करने की कहीं भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, a - b = 9 हो तो a - 18 का होल क्यूब माइनस b - 9 का होल क्यूब की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। देखिए a - b = 9 दे रखा है, और आपको फाइंड क्या करनी है, a - 18 का होल क्यूब माइनस b - 9 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, a - b = 9 दे रखा आपको क्या करना है, यहां से इस तरह की टर्म में इसमें कन्वर्ट कीजिए इसको, ठीक है ना। a - 18 और b - 9 की फॉर्म में इसको क्या कीजिए, पहले कन्वर्ट कीजिए। तो पहले अपन क्या कर सकते हैं, a यहां दे रखा है, a - 9 बनाने के लिए 18 बनाने के लिए यहां -18 किया है, तो इधर भी क्या करना है, क्या करना पड़ेगा अपने को, 18 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। इधर 18 माइनस किया तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 18, चलो एक बार 9 पलटा दें तो इधर 9 इधर है, -18 कर दिया अपन ने, ठीक है। ये पहली टर्म बन गई। दूसरी माइनस या माइनस कॉमन लेंगे, देखिए b और -9 किया अपन ने, b - 9, तो ऑल ओवर अपन ने क्या किया, देखो b माइनस माइनस प्लस 9 किया, इसका मतलब यहां भी कितना करना पड़ेगा, +9 करना पड़ेगा। अब देखिए यहां से a - 18 माइनस b - 9 अपने पास क्या आ गई, टर्म आ गई सेम, जो अपन ने अपने को क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है ना। यहां से इधर कितना हो जाएगा, 18 - 18 0 बन जाएगा, ठीक है ना। a - 18 माइनस b - 9 इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब ये टर्म आते ही आपको पता है कि जब भी आपको इस तरह से दे रखा हो a - b = 0 दे रखा हो, तो a³ - b³ की जो वैल्यू है वो भी कितनी होगी, आपको 0 ही रहेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं पूछा क्या है, a - b की वैल्यू है 0 दे रखी है, तो a³ - b³ की वैल्यू पूछी है। इसका मतलब a - 18 का होल क्यूब माइनस b - 9 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 0 ही आएगी, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी नगद भुगतान 12.5% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाने के लिए उसे अपने सामान पर क्रय मूल्य से कितने % अधिक मूल्य अंकित करना होगा, ठीक है ना। जब भी आपको क्या किया हो क्वेश्चन में, डिस्काउंट % दे रखा हो और प्रॉफिट या लॉस % दे रखा हो, तो डायरेक्ट सीपी से एसपी निकालने का तरीका होता है, सीपी से एसपी का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो क्या होता है, रेशियो आता है 100 माइनस डिस्काउंट % अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट %। यदि यहां पे लॉस होता तो फिर माइनस लॉस % निकालते अपन, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब देखिए क्या करोगे, 100 माइनस, या तो आप कैसे कर लो कि 12.5 का फ्रैक्शन बना लो, 12.5 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/8 लिख सकते हैं इसको, और 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। पहला तरीका तो ये है कि इसमें क्या कर दो, आप 12.5 पुट कर दो, तो 100 माइनस 12.5% और 100 प्लस 20%।
एक तरीका तो ये, यहां से कैलकुलेशन करोगे तो रेशियो आ जाएगा अपने पास। दूसरा तरीका कि इसको फ्रैक्शन मान के करें, तो फ्रैक्शन मानते हो तो 100 की जगह क्या लेते हैं, फिर 1 लेते हैं। 1 माइनस जो भी डिस्काउंट परसेंट आ रहा है, डिस्काउंट परसेंट कितना 1/8 है, यहां से कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगी, अपॉन प्रॉफिट परसेंट कितना है 1 प्लस प्रॉफिट कितना है 1/5 का प्रॉफिट है तो 1/5 कर दिया अपन ने। यहां से कैलकुलेशन कर लीजिए, दोनों ही तरीके आपके पास, रेशियो वही सेम आएगा। ये तो हो जाएगा 7/8, तो इधर कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, ठीक है। यहां से करेगा तो 7 35/48 हो जाएगा। ये रेशियो आ गया अपने पास किसका, सीपीसी एमपी का, ठीक है ना। हमें बताना है कि क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित मूल्य लिखना पड़ेगा, ठीक है, बढ़ा के लिखना पड़ेगा। कितना बढ़ा के लिखा है अपन ने, 13 यूनिट, कितने पर 35 पर, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 से सॉरी 5 से 7 बार 20 बार चला जाएगा, 260/7 हो जाएगा। 260/7 को क्या लिख सकते हैं, 7 21 21 हो जाएगा, 5 7 7 49, 33 पॉइंट समथिंग आएगा, 37 पॉइंट समथिंग, कौन सा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बीच में वह प्रत्येक 5 स्टेशनों पर 5 मिनट के लिए रुकती है, तो ए से बी तक ट्रेन की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी वो बतानी है आपको, ठीक है। पहले ध्यान से देखिए, यदि 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ये बिना रुके चलती तो फिर कितना टाइम लेती। 30 किलोमीटर की डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि बिना रुके चलती तो फिर कितना टाइम लेती, 3/4 आवर, इसका मतलब 45 मिनट लेती है, ठीक है। कितने मिनट लेती है, 45 मिनट्स लेती है, ठीक है, और 45 मिनट ले रही है अब, ठीक है। अब लेकिन वो कर क्या रही है, 5 स्टेशनों पर हर एक पर क्या कर रही है, 5-5 मिनट रुक भी रही है। इसका मतलब टोटल रुकी कितनी मिनट, 5 स्टेशनों पर 5-5 मिनट रुकी, तो इसका मतलब रुकी कितनी 25 मिनट का क्या हो जाएगा, उसका स्टॉपेज हो जाएगा। ये तो एक्चुअल टाइम था, ये उसका स्टॉपेज टाइम है। टोटल टाइम कितना लेगी वो, 70 मिनट का टाइम लेगी, 70 मिनट का टाइम लेगी वो। इसका मतलब क्या हो गया कि इस डिस्टेंस को कवर करने वो टोटल टाइम कितना लेगी, 70 मिनट का टाइम लेगी। डिस्टेंस है कितनी 30 किलोमीटर, टाइम कितना ले रही है 70 मिनट टाइम ले रही है। आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6×7=18, 180/7 हो जाएगा। 180/7 को क्या लिख सकते हैं, 7×2=14, 4 7×5=35, 25 पॉइंट समथिंग ऑप्शन कौन सा है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। पहले क्या करना है आपको, एक्चुअल टाइम निकालना है, फिर जो स्टॉपेज टाइम है उसके अंदर ऐड करना है, फिर यहां से आपके पास क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं सदैव होती है, ठीक है ना। ट्रू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज क्या होती है, इवन नंबर होगी, को प्राइम नंबर होगी, ओड नंबर्स होगी या प्राइम नंबर्स होगी। आप अपनी तरफ से कुछ भी दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे आपने लिया कुछ भी ले लीजिए, जैसे 100 और 101 ले लीजिए, 100 और 101 दो नंबर ले लिया, एक आधा और ले लीजिए, जैसे 80 और 81 ले लीजिए, ठीक है। जैसे 75 और 76 ले लीजिए, ये दो नंबर अपन ने दो नंबर लिए अपन ने, ठीक है ना, दो कंसेक्यूटिव नंबर लिए। क्या ये दोनों संख्या प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, नहीं है। क्या ये दोनों संख्या ओड नंबर है, ये वाली ओड है, एक ओड होगी तो एक इवन होगी, ठीक है ना, दोनों नहीं हो सकती। क्या ये दोनों नंबर प्राइम नंबर है, नहीं है। देखिए 100 प्राइम नंबर नहीं है, 101 फिर भी है, चलो ये दोनों ही नहीं है, तो ये कंपलसरी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा बचा फिर, ऑप्शन बी बच जाएगा, को प्राइम नंबर हो गया। और को प्राइम नंबर होने का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ ऑलवेज क्या हो 1 हो। इसका मतलब दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब दोनों का एचसीएफ क्या हो, एक हो, तो वो क्या होगी, को प्राइम नंबर होगी। इन दोनों का हर एक दो कंसेक्यूटिव नंबर कोई से भी ले लीजिए, उसमें क्या होगा, उनका एचसीएफ ऑलवेज क्या आएगा, 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब जो भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे वो ऑलवेज क्या रहेगी, को प्राइम नंबर रहेगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक कंपनी में अर्जित एक कार्य को पूरा करने में 15 दिन लेता है, जबकि रोहित 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, जिसके बाद रोहित ने नौकरी छोड़ दी। अर्जित शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, दो पर्सन है, अर्चिता और एक दूसरा रोहित है। ये 15 दिनों में पूरा कर रहा है और ये 25 दिनों में पूरा करता है रोहित। टोटल वर्क अपन ने मान लिया 75 यूनिट टोटल वर्क मान लिया। इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, ठीक है ना। जब रोहित 25 दिनों में कार्य समाप्त, उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ काम किया, 5 दिनों तक एक साथ काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा, 5 × A+B हो जाएगा। और 5 × A+B का मतलब कितना है, A+B का 5 और 3 8। टोटल 5 दिनों में कितने यूनिट काम कर देंगे,
40 यूनिट दोनों मिलकर काम कर देंगे, ठीक है ना। पीछे बचा कितना, 75 यूनिट्स था, उसमें से 40 यूनिट्स उन्होंने क्या कर दिया, एक साथ मिलकर कर दिया। पीछे कितना बच गया, 35 यूनिट्स बच गया। अब रोहित ने क्या कर दिया, नौकरी छोड़ दी। इसका मतलब जो पीछे बचा हुआ काम है वो कौन कर रहा है, अर्चित कर रहा है। और अर्चित की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। और 5 एफिशिएंसी के साथ ये दिन कितना लेंगे, 7 दिन ले लेगा, ठीक है। और ये पूछा गया है कि अर्चित शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा, 7 दिनों में पूरा कर देगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए बी सी एक काम को 18 दिनों में, 24 दिनों में और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आज टाइम ऑन वर्क के बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए बी और सी किसी काम को 18, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहले दिन बी ए की सहायता करता है, दूसरे दिन सी ए की सहायता करता है। 2 दिवसीय चक्र में ए और बी से शुरू होकर काम पूरा होने तक दोहराया जाता है। काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए बी और सी 18 दिन ये ले रहा है, 24 दिन और ये 36 दिन। टोटल वर्क अपन ने मान लिया यहां से 72 यूनिट, ठीक है। 18 चौके 72, 24 30 72, 36 2 72, ठीक है ना। ये हो जाएगी, इनकी एफिशिएंसी आ गई यहां से, ठीक है। अब ध्यान से, पहले दिन ए बी और ए की सहायता करते हैं, दूसरे दिन सी और ए की सहायता करते हैं। पहले दिन तो क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं, ये पहले दिन हो गया, ये फर्स्ट डे हो गया। दूसरे दिन फिर कौन है, फिर ए की सहायता कौन करेगा, सी कर रहा है, ये सेकेंड डे हो गया। ये सेकंड डे हो जाएगा, ठीक है ना। पहले दिन ए प्लस बी करते हैं, दूसरे दिन ए प्लस सी करते हैं, फिर अगेन क्या करेगा, ए प्लस बी करेगा, फिर अगेन ए प्लस सी करेगा, ठीक है। इस तरह से साइकिल क्या करेगी, रिपीट होगी। इसका मतलब दिन कितने हो गए, 2 दिन, 2 दिन। पहले दिन दो काम कितना हो जाएगा, ए और बी मिलकर करेंगे, कितना यूनिट काम कर दिया इन्होंने, 7 यूनिट काम कर दिया। ए प्लस सी मिलकर करेंगे तो दोनों मिलकर कितने कर देंगे, 6 यूनिट काम कर देंगे दोनों मिलकर। इसका मतलब 2 दिनों में काम कितना हो जाएगा, टोटल 2 दिनों में 7 और 6 13 यूनिट का काम कर दिया इन्होंने। दोनों ने 2 दिनों में मिलकर कितना यहाँ काम कर दिया। यदि इस प्रोसेस से करते हैं तो 2 दिनों में कितने यूनिट काम हो जाता है, 13 यूनिट काम हो जाता है। हमें क्या करना है, कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, इसके पास में लिखिए 13 × 5 65 हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 10 दिन लग जाएंगे, 65 काम हो जाएगा। 65 यूनिट्स को वर्क करने में कितने दिन लगेंगे, 10 दिन का टाइम लगेगा। पीछे अब जो पीछे कितना बच गया, 65 यूनिट्स हो गया, टोटल वर्क था 72 यूनिट, ठीक है। इसका मतलब 7 यूनिट काम बचा हुआ अभी। इस 7 यूनिट काम को कौन करेगा, साइकिल यहीं से ए प्लस बी से रिपीट होगी। और ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 यूनिट काम ही कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो 7 यूनिट काम है वो कौन कर देंगे, एक दिन में मिलकर पूरा एक दिन लगेगा, और कौन कर देंगे, ए प्लस बी कर देंगे। तो इधर से तो कितना हो जाएगा, 72 यूनिट काम पूरा हो जाएगा, और इधर से दिन कितने लगेंगे, 10 + 1 11 दिन लग जाएंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक विक्रेता सीमा को 38,804 रुपए की दर से एक लैपटॉप बेचता है, 9% का लाभ कमाता है। वह अर्जुन को 2 मोबाइल फोन बेचता है जिनमें से प्रत्येक 13,875 रुपए की दर से 11% का लाभ कमाता है। लैपटॉप और 2 फोन बेचने पर उसे कुल कितना लाभ होगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। टोटल प्रॉफिट कितना होगा वो बताना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, 38,804 रुपए का वो सेल कर रहा है, उसको इतने रुपए में यदि सेल करता है तो उसको प्रॉफिट कितना होता है, 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब वो सेल कितने में करेगा, 109% में सेल करेगा। और इसी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 38,804। वैसे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38,804 बटे 109। हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना है। दोनों का मिला के प्रॉफिट कितना हुआ वो कितना है, तो यहां से प्रॉफिट हो कितना रहा है, 9 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है ना। अब यहां से कैलकुलेशन करनी है, कितनी बार चला जाएगा, देखिए यहां से 3 बार चला जाएगा। 9 ये 27 88 327 कितना हो जाएगा, 1 6 10 9 1 54 6 बार चला जाएगा ना, 6 नहीं 5 बार जाएगा। 5 से करेंगे 45 और 5 55 + 10 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। 65 इधर से 4 फिर 6, ठीक है। तो 356 आ जाएगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54 हो जाएगा, 9 5 45 और 5 50 हो जाएगा 5, और ये 9 3 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32। इसका मतलब यहां से प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3204 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। यदि पहली कंडीशन में यदि विक्रेता इतने रुपए में बेच रहा है तो पहली कंडीशन वो प्रॉफिट कितना लेगा, लैपटॉप पर प्रॉफिट कितना होगा, 3204 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा उसको, ठीक है ना। दूसरा इसी तरह से दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे।
11% का प्रॉफिट ले रहा है, इसका मतलब सेल कितने में करेगा, 111% में कर देगा। और इसी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है उधर से, 13,875 दे रखी है, 13,875 दे रखी है। वैसे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13,111 से डिवाइड कर दिया। हमें निकालना क्या, प्रॉफिट, दोनों पर मिला के प्रॉफिट कितना है, 11 रुपए का, 11% का प्रॉफिट है, तो 11% की वैल्यू निकालनी है। यहां से कैंसिल करेंगे तो एक बार चला जाएगा, 7 2 27 77 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 222 हो जाएगा, 5 5 और 5, फिर कितने से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 125। और 125 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 3 और 1, 1375 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक, 1375 का क्या करेगा, 2 मोबाइल फोन को बेचने पर प्रॉफिट कमाएगा वो। ठीक है ना, हमें पूछा गया कि लैपटॉप और 2 फोन बेचने पर कुल कितना प्रॉफिट होगा, तो 3204 को तो यहां से हो रहा है और 1375 का यहां से हो रहा है, कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 7 और 1 सॉरी 5 और 4 9 7, 32 और 13 कितना हो जाएगा, 45, 4569 रुपए का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, दोनों को ऐड करना है लास्ट में। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, 150 मीटर और 250 मीटर लंबाई की 2 ट्रेन समांतर लाइनों पर चलती है। जब वे एक दिशा में चलती है तो एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड लेती है। जब वे विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को पार करने में 10 सेकंड लेती है। दोनों ट्रेन की चाल कितनी कितनी है वो आपको बतानी है। ठीक है ना, और दोनों की जो ट्रेन की जो चाल है वो कितनी है, आपको मीटर पर सेकंड में दे रही है। यूनिट क्या है, दोनों ही मीटर पर सेकंड में, इसका मतलब चेंज करने की भी जरूरत नहीं है कहीं पे। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, हमें पता है कि जब 2 ट्रेनें हैं सेम डायरेक्शन में चलती है तो रिलेटिव स्पीड, पहली ट्रेन की मान लिया अपने एस ए, दूसरी एस फर्स्ट मान लिया, दूसरी मान ली ट्रेन, ये ट्रेन फर्स्ट है और ये ट्रेन सेकंड है। यदि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, एस माइन माइनस एस टू इजिकल टू टोटल कवर कितनी करेगा वो डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस मिला के कितनी हो जाएगी 400, और उस 400 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना ले रहा है वो 20 सेकंड का टाइम ले रहा है। यदि दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे की और समान दिशा में चलती है। ठीक है, एक बार वैसे देख लीजिए, और यदि दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो उस कंडीशन में दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, या तो S1 माइनस S2 होगी, और यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो S1 प्लस S2 हो जाएगी। ठीक है ना, ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। अब देखिए दोनों यदि सेम डायरेक्शन में आ रही है तो S1 माइनस S2 टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, दोनों के सम के बराबर करेगी। ठीक है ना, दोनों की लंबाई के बराबर, 150 प्लस 250 कितना हो जाएगा, 400 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा वो। ठीक है ना, दोनों मिलके। अब यदि दोनों क्या कर रही है, एक दिशा में आ रही है और इधर विपरीत दिशा में आ रही है, यदि विपरीत दिशा में आ रही है और एक ही दिशा में आ रही है तो टाइम कितना ले रही है, 20 सेकंड का टाइम ले रही है, और ये रिलेटिव स्पीड है, सेम डायरेक्शन में आ रही है तो 20 सेकंड। तो यहां से रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरी यदि ऑपोजिट डायरेक्शन से आए, ऑपोजिट डायरेक्शन से आए तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2, डिस्टेंस वही 400 मीटर की कवर करेगा, और टाइम कितना ले रहा है, यदि वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो 10 सेकंड का टाइम ले रही है। इसका मतलब टाइम कितना लगेगा, स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों की स्पीड आ गई अपने पास, दोनों के बीच में 2 इक्वेशन है अपने पास, और दोनों इक्वेशन से आपको क्या करना है, S1 और S2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, एक यदि आपको S1 की वैल्यू निकालनी है, S1 की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को आप ऐड करके हाफ कर दीजिए, 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 60, और 60 का हाफ कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। तो किसकी आ जाएगी, एक ट्रेन की S1 की स्पीड आ जाएगी। दूसरी ट्रेन की यदि आपको स्पीड निकालनी है तो दूसरे में से पहले को माइनस कर देना है, 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20, और 20 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, S2 की स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये दोनों ट्रेनों की क्या हो जाएगी, स्पीड आ गई अपने पास। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें 10 मीटर और 30 मीटर पर सेकंड स्पीड दे रखी है। ठीक है, तो ये थे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन में जो भी आपकी रिव्यू वगैरह होते हैं वो कमेंट में लिख दिया करो। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।